एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल पेपर। जी, अंग्रेजी का मॉडल पेपर। बच्चों, इससे पहले हमारे चैनल पे अंग्रेजी के 5 मॉडल सेट्स अवेलेबल हैं। जी, इस वीडियो के पहले 5 मॉडल सेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। उन पाँचों मॉडल सेट्स को देखने के बाद आज के 6वें मॉडल सेट्स को देखें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आपकी तैयारी एक बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगी और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए मॉडल सेट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों पूछ रहा है कि द खाली स्थान कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन आपकी रेपुटेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बुक नहीं, मनी नहीं, गोल्ड नहीं। जी, प्रेस। द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी प्रेस जो है ना, ये आपकी रेपुटेशन को, आपके नाम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये मानना है डोरोथी एल सेयर्स का हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों लिखा है कि नानू काका ओपनड हिज स्नफ बॉक्स। नानू काका ने अपना स्नफ बॉक्स ओपन किया। आपको बताना है कि वो सिल्वर का था, प्लास्टिक का था, गोल्ड का था या आयरन का था। बच्चों सिल्वर का था। जी, नानू काका का स्नफ बॉक्स जो था ना, वो सिल्वर का था, अतः 2 का ए होगा। 3 देखिए, द नरेटर ड्रोव नानू काका टू सी द मिनिस्टर, यानी मंत्री से मिलने के लिए नरेटर नानू काका को अपनी गाड़ी में बैठा करके कहाँ लेके गए? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक। बच्चों नॉर्थ ब्लॉक याद रखिएगा। मंत्री जी कहाँ रहते थे? नॉर्थ ब्लॉक में। तो नरेटर अपनी गाड़ी में बैठा करके नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में लेकर के गए थे। 3 का ए। बच्चों 4 कहता है द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। आपको बताना है कि निम्न में से किसने कहा है कि संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिजन हैं। बच्चों जाकिर हुसैन ने कहा है, और आप भारत इज माई होम नामक स्पीच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी खालिस्तान डेज ओल्ड। आपको बताना है बच्चों कि नामकरण समारोह आयोजित होता है कब? बेबी जब कितने वर्ष का होता है तो नामकरण सेरेमनी होती है बच्चों 6 डेज। कितने डेज? 6 डेज। और इसके लिए आप ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर देख सकते हैं। 6 कह रहा है कि सीबीज फादर ग्रैब्ड हिम बाय द। आपको बताना है कि टीचर के कॉम्प्लेंट के बाद सीबी के पिताजी ने सीबी को पकड़ा। कैसे पकड़ा? गर्दन उसकी पकड़ी, उसकी हेयर बाल पकड़ी, हैंड उसके हाथ पकड़े और उसका कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ा। क्या पकड़ा? कॉलर। तो सीबीज फादर ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर। 6 का डी होगा। बच्चों 7th पूछ रहा है कि गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वोर्न टू वार्ड ऑफ, यानी एक गर्भवती स्त्री को, एक गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको गार्लैंड्स का मतलब माला होता है। टर्मेरिक का मतलब हल्दी और गार्लिक का मतलब लहसुन। उसको लहसुन और हल्दी का माला पहनाया जाता है। किस लिए? टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, निम्स, डेमन्स, इंसेक्ट्स। बच्चों इविल स्पिरिट्स, उसको नजर न लगे। जी, उस पर किसी बुरी आत्मा का नजर न लगे, इसलिए उसको हल्दी और लहसुन का माला पहनाया जाता है। तो 7 का ए होगा। गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। और इसके लिए भी आप ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परलेस बक यूज टू ईट हिज फूड विथ, यानी आपको बताना है कि परलेस बक जो थी ना, वह भोजन करती थी कैसे? हाथ से, नाइफ एंड फॉर्क से, स्पून से या चॉपस्टिक से। बच्चों चॉपस्टिक से। जी, परलेस बक जो थी ना, उनको चॉपस्टिक से भोजन करने की आदत थी, अतः 8 का बी हो जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई नामक चैप्टर। नंबर 9 कहता है खाली स्थान वाज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक नर्वस टेम्परामेंट वाला व्यक्ति था। आपको याद ही है बच्चों, लोमो। लोमो वाज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। 9 का बी होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं चैप्टर द मैरिज प्रपोजल। नंबर 10 देखिए, सीबीज फादर वर्कड एट ए कारपेंटर्स। आपको बताना है कि सीबी के पिताजी जो थे ना, वो कहाँ काम करते थे? कारपेंटर के शॉप पे, हाउस पे, बंगलो पे, शॉप पे या फार्म हाउस पे? शॉप पे। कहाँ बच्चों? शॉप पे, मतलब दुकान पे। यानी सीबीज फादर
वर्कड एट अ कारपेंटर शॉप। सीबी के पिताजी बढ़ई की दुकान पे काम करते थे। 10 का सी होगा। बच्चों 11 कह रहा है खाली स्थान ब्लैंक स्पेस डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन द विंटर सीजन। आपको बताना है कि ठंडी के मौसम में भारी संख्या में मर जाते हैं क्या? एनिमल्स, बर्ड्स, मेन या विमेन? बच्चों बर्ड्स। जी, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स इन द विंटर सीजन, यानी ठंडी की ऋतु में भारी संख्या में पक्षी मर जाते हैं भोजन के अभाव में। इसके लिए आप देख सकते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक चैप्टर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लैंड वेयर माई फादर डाइड, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड इज ए लाइन फ्रॉम। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? याद कीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आई हैव ए ड्रीम नामक स्पीच में उन्होंने कहा था कि यह वह देश है जहाँ मेरे पूर्वज गल गए, यह वह देश है जो तीर्थयात्रियों का गर्व है। तो ये पंक्ति कहाँ से है? आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर से है। 12 का ए होगा। बच्चों नंबर 13 कहता है कि ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन, यानी मैरिज प्रपोजल में जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, वो खुद का ही क्या करते हैं? कंफर्ट, प्लेजर, एंटरटेनमेंट या डिसकंफर्ट? बच्चों डिसकंफर्ट। ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिसकंफर्ट। 13 का सी होगा। बच्चों 14 कहता है कि हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस वेयर परलेस बक वाज इनवाइटेड। जी बच्चों, आपको ये बताना है कि उस घर का असली मालिक कौन था जहाँ पे परलेस बक को आमंत्रित किया गया था। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी था, यंगर ब्रदर छोटा भाई था, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई था, या ओल्ड वुमन या बूढ़ी महिला थी? बच्चों यंगर ब्रदर था। उस परिवार का जो मालिक था ना, वो यंगर ब्रदर था बच्चों। तो 14 का बी सही होगा। 15 बच्चों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। आपको बताना है कि निम्न में से किसको बहुत गहरी रुचि थी क्रिकेट में और बॉक्सिंग में? बताइए बच्चों। जॉन मिल्टन को? जी नहीं। इलियट को? नहीं। लॉरेंस को? नहीं। जॉन किट्स को? जी, जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। 15 का ए होगा। 16 गौर कीजिए, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट इज ए लाइन फ्रॉम। जी, यह पंक्ति कहाँ से है बच्चों? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। जी, आप टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वहाँ पे ये पंक्ति मिल जाएगी। अगर आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता को पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पे आइए, ठीक है? हमारे चैनल पे भी यह चैप्टर अवेलेबल है, आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं। नंबर 17 है जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि जॉन किट्स जो ट्यूबरक्लोसिस नामक मृत्यु से मर गए थे, तो जब मरे थे उनकी आयु क्या थी? 24 ईयर्स। याद रखिएगा, जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जॉन किट्स की मृत्यु टीबी नामक रोग से 24 साल की उम्र में हुई थी। 17 का सी होगा। बच्चों 18 कहता है कि वाल्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज अ खाली स्थान बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वीं बर्थडे के पहले ही वाल्ट व्हिटमैन काम करना शुरू कर दिया। किस रूप में? टीचर के रूप में, सर्वेंट के रूप में, सोल्जर के रूप में, या कारपेंटर के रूप में? बच्चों कारपेंटर के रूप में। जी, वाल्ट व्हिटमैन जो थे 12 वर्ष पूर्ण करने के पहले ही बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। 18 का डी होगा। 19 कह रहा है इन सिसिली गोल्ड स्नेक्स आर कंसीडर्ड। बच्चों सिसिली में सुनहरे रंग के सांप को क्या माना जाता है? इनोसेंट, गुड ओमन, बैड ओमन या वैनमस? बच्चों वैनमस। जी, जहरीला। याद रखिएगा, सिसिली में सुनहरे रंग के सांप को वैनमस माना जाता है, जहरीला माना जाता है। तो 19 का बी होगा। बच्चों 20 कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई टोल्ड मी दैट ही मस्ट बी किल्ड। आपका है ना, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, यानी मेरी शिक्षा ने मुझसे कहा, मेरी आधुनिक शिक्षा ने मुझसे कहा कि ये सांप है, इसको मारो। तो 20 का सी होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, नॉट सन, नॉट नेबर, नॉट इनर मैन, बट एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The voice of my education told me that he must be killed. Now the question number 21st. Blank space, the season of mists and mellow fruitfulness. आपको बताना है कि निम्न में से कौन मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है? ऑटम? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑटम. ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. Now let's move to question number 22nd. The life span in India was only blank space years. आपको बताना है कि भारत में जीवन काल क्या था, लाइफ स्पैन क्या था? तो अकॉर्डिंग टू परलेस बक, द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 years. यस,
The lifespan in India was only 27 years. So the correct answer of question number 22nd is C. Let's move to question number 23rd. And 23rd is that Walter de la Mare was honored with the Order of Merit in which year? आपको बताना है कि वॉल्टर de la Mare को ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, है ना? 1951 नो, 1955 नो, 1950 नो, इट इज 1953. Yes, it was 1953 when Walter de la Mare was honored with the Order of Merit. So the correct option is A, 1953. Let's move to 24. The Khalisthan English period is generally considered to be from AD 449 to 1066. आपको बताना है कि 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक निम्न में से किस इंग्लिश पीरियड को माना जाता है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड? बच्चों, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम AD 449 to 106. यानी ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है ये, 449 से लेकर के 1066 वर्ष तक के पीरियड को हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं. 24 का ए होगा. 25 कहता है कि एंड स्कैंडिनेवियन वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश. जो ओल्ड इंग्लिश पे किन दो भाषाओं का बड़ा प्रभाव रहा? तो एक तो स्कैंडिनेवियन कह रहा है और दूसरा लैटिन होगा. जी बच्चों, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश. याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश पे लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था. अतः 25 का डी होगा. नाउ 26. किंग लेयर, ओथेलो एंड मैकबेथ आर द वर्क्स ऑफ. आपको बताना है कि किंग लेयर, ओथेलो एंड मैकबेथ किसकी रचनाएं हैं? बच्चों, विलियम शेक्सपियर की हैं. किनकी हैं? विलियम शेक्सपियर की हैं. 27. इन ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ. आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग. बच्चों, मदर टंग के रूप में. याद रखिएगा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी का प्रयोग मदर टंग के रूप में होता है. 27 का सी होगा. 28 कह रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज. और चाइना में अंग्रेजी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो बच्चों, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में. किस रूप में? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में. 28 का ए होगा. 29 कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द. बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन. इट इज अ वेरी important question for you regarding the examination. Modern English has evolved from the East Midland dialect. जो आधुनिक अंग्रेजी है ना बच्चों, उसका वो विकसित हुई है कहाँ से? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से. 29 का ए. नाउ द ग्रामर पार्ट. चूज द करेक्ट वर्ड. आपको सही वर्ड चूज करना है. सेरेमनी, तो सेरेमनी ये सही है, CEREMONY. बाकी गलत है, अतः 30 का सी होगा. कह रहा है बच्चों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको सही स्पेल्ड वर्ड चूज करना है. ग्रामर रॉन्ग, सर्वेंट रॉन्ग, सुगर रॉन्ग, प्रॉपर्टी इट्स गुड. तो 31 का डी होगा. प्रॉपर्टी इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नाउ 32. द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन खाली स्थान पुअर. यानी अमीर लोगों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए. ये पुअर क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए उसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं. अतः 32 का बी द सही जवाब होगा. 33 गौर कीजिए. दिस इज द मैन खालिस्तान हेल्प्ड मी यस्टरडे. या वही आदमी है जिसने कल मेरी मदद की थी. तो बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन का मामला है. ये रिलेटिव प्रोनाउन का मामला है. तो ये खालिस्तान के पहले मैन आ गया है, तो मैन को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. तो जब एंटीसीडेंट है तो बच्चों व्हाट के लिए स्थानीय नहीं है. जी, व्हाट के लिए स्थानीय नहीं है. और ये व्हिच का प्रयोग मैन ह्यूमन्स है, तो व्हिच का प्रयोग होगा नहीं. बच गया हु और हुम. तो हु का प्रयोग बच्चों नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है. तो हमें यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए, इसलिए यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा. दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे. या वही व्यक्ति है जिसने कल मेरी मदद की थी. 33 का सी हो जाएगा. बच्चों 34 कह रहा है कि आई वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हमेशा आर्टिकल्स के रूप में, डिटर्मिनर के रूप में आप द का प्रयोग करें. अतः 34 का ए होगा. 35 कह रहा है देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी. आपके और मेरे बीच कोई दोस्ती नहीं है. क्यों?
बिटवीन क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई ऑब्जेक्टिव है नहीं, आई तो नॉमिनेटिव है। माई जो है ना बच्चों पजेसिव है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी है। अतः 35 का डी होगा। बच्चों 36 कह रहा है कि ऑल दैट खाली स्थान इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। देखिए बच्चों, ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? ऑल है। तो ऑल का प्रयोग बच्चों सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लुरल फॉर्म में भी होता है। जब ये पर्सन्स के लिए आता है तब ये प्लुरल होता है, और जब ये थिंग के लिए आता है तो ये सिंगुलर होता है। तो ऑल दैट, तो यहाँ पे इसका प्रयोग बच्चों किसके लिए हुआ है? थिंग के लिए हुआ है। तो इसको सिंगुलर मानते हुए हम ग्लिटर्स करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 36 का बी होगा। 37 कह रहा है कि हैव यू एवर खाली स्थान सच ब्यूटीफुल साइट, क्या आपने इतना सुंदर दृश्य कभी देखा है? तो चूंकि हैव से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो हैव से बच्चों परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। तो क्रिया का तीसरा रूप क्या है? सीन है। 37 का सी होगा। 38 कह रहा है कि आर यू अफ्रेड खाली स्थान एनीवन, क्या आप किसी से डरते हो? बच्चों ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मामला है। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ कीजिए। जी बच्चों, अफ्रेड के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन हो ना, तो अफ्रेड के पहले हमेशा ऑफ कीजिएगा। 38 का बी हो जाएगा। 39 देखिए, 39 कह रहा है कि आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग खाली स्थान इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। जी बच्चों सही बात है, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। तो ये अक्सर साथ साथ आते हैं। कौन? फ्रॉम टू, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम हेड टू टो, ये हमेशा एक साथ आते हैं, फ्रॉम और टू। तो यहाँ क्या लीजिएगा? टू। आई वॉक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से लेकर के शाम तक काम करता हूँ। 49 नंबर देखिए, क्वेश्चन टैग का मामला है। सी डजंट सिंग वेल, वह बढ़िया नहीं गाती हैं। क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग जब ये कथन जब बच्चों निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव है, इसको हटा दीजिए। अब पॉजिटिव बच गए 3। तो डजंट जो है ना सिंपल प्रेजेंट का मामला है, तो ये डिड है सिंपल पास्ट, इसको भी हटा दीजिए। अब बच गया डू सी, बच गया डज सी। तो बच्चों सी के साथ डू लगता नहीं है, डज लगता है, अतः 40 का ए हो जाएगा। 41 कहता है कि यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट खालिस्तान इन द विलेज, आप गांव के सबसे बूढ़े लोगों में से एक है। बच्चों वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जी बच्चों याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद जब सुपरलेटिव डिग्री आए ना, तो उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा हमारा नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। जी, यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट खालिस्तान इन द विलेज, जब भी आपको वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव दिखे ना, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो बच्चों मैंस होता नहीं है, मेंस होता नहीं है, प्लूरल चाहिए तो क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा। 42 कह रहा है कि हिज ब्रदर डिडंट खालिस्तान डिक्शनरी, उसके भाई के पास शब्दकोश नहीं था। मैं बारंबार बच्चों कहता हूँ, फ्रीक्वेंटली कहता हूँ कि जब भी डू डज डिड आए ना, उसके बाद हैव करो। क्या करो? हैव करो। तो 42 का सी होगा। 43 कह रहा है कीप खालिस्तान द ग्रास, घास से दूर रहो। तो बच्चों दूर रहना, अलगाव का भाव हमेशा कौन दिखाता है? ओ डबल एफ। तो यहां से बी लीजिए, कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। 24 क्या कहता है? सी विल नॉट हेल्प खालिस्तान ऑफ दिस टू गर्ल्स, वह इन दोनों में से किसी लड़की को हेल्प नहीं करेगा। तो चूंकि वाक्य क्या है? निगेटिव है, तो नाइदर भी निगेटिव मीनिंग कैरी करता है, नॉन भी निगेटिव मीनिंग कैरी करता है, और इस स्ट्रक्चर में एवरी का प्रयोग होगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? एनी। सी विल नॉट हेल्प एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स, तो यहाँ पे बच्चों प्रोनाउन एनी का प्रयोग करेंगे। 45 देखिए, इसमें ज्ञान की कम आवश्यकता है, सेंस की ज़्यादा आवश्यकता है। देयर आर 5 देयर, यानी वहाँ पे 5 डियर हैं। बच्चों याद रखिएगा, डियर और सिप ये ऐसे वर्ड हैं, डियर और सिप ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म समान होता है। जी, ये 1 डियर भी कह सकते हैं, 2 डियर भी कह सकते हैं, 1 सिप भी कह सकते हैं, 5 सिप भी कह सकते हैं। इनमें एस लगा करके प्लुरल इसका नहीं बनता, इसलिए देयर आर 5 डियर देयर कहेंगे। 45 का सी होगा। 46 देखिए, दिज सिप अस ऊल, ये भेड़ हमें ऊल देते हैं, ऊन देते हैं। तो बच्चों सिप का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म भी वही है, प्लूरल फॉर्म भी वही है। तो देखिए सिप के पहले क्या लगा? दिज। तो दिज क्या है? प्लूरल है। जी, दिज क्या है? प्लूरल है। तो दिज जब प्लूरल है तो आने वाला सिप को भी प्लूरल मानेंगे, तो क्रिया भी प्लूरल हो जाएगी। तो क्या करेंगे? गिव करेंगे। दिज सिप गिव अस ऊल। 46 का ए होगा।
47 कह रहा है बच्चों सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। बच्चों फॉरबिड का पर्यायवाची बताइए। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना। तो अलाउ तो होता नहीं, अकॉम्प्लिश होगा नहीं, परमिट होगा नहीं, प्रोहिबिट होगा। प्रोहिबिट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। प्रोहिबिट का भी वही मतलब होता है जो फॉरबिड का होता है। अतः 47 का सिनोनिम पर्यायवाची प्रोहिबिट हो जाएगा। 48 कह रहा है कि लुक आफ्टर मीन्स, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो बच्चों टेक केयर। जी, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना। अतः 48 का ए होगा। 49 कह रहा है खाली स्थान ही विजिटेड आगरा। अगर वह आगरा गया होता, ही वुड हैव सीन द ताज, तो वह ताजमहल देखा होता। तो बच्चों ये कंडीशनल क्लॉज है जी, और कंडीशनल क्लॉज में ईफ के सेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, ईफ के सेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैज का नहीं, हैविंग का नहीं, डिड हैव का नहीं। तो ये हो जाएगा कि हैड ही विजिटेड आगरा, he would have seen the ताज। अगर वो आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। तो 49 का हम क्या भरेंगे बच्चों? बी भरेंगे, हैड। और अंतिम देखिए, द टीचर सेड दैट वर्क हर्सन वर्शिप। शिक्षक ने कहा कर्म ही पूजा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में हो ना, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होती है। लेकिन गौर कीजिएगा, लेकिन जब ये रिपोर्टेड स्पीच, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना, या कोई नीति वाक्य हो, कोई कहावत हो, कोई लोकोक्ति हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के पास्ट में होने पर भी इसकी क्रिया बच्चों प्रेजेंट में होती है। तो द टीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप। शिक्षक ने कहा कि कर्म ही पूजा है। बात बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भले ही पास्ट में है, लेकिन इसकी क्रिया जो होगी वह प्रेजेंट में होगी, अतः इज सही होगा। तो आज की वीडियो में कुल बच्चों 50 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न टेक्स्ट बुक से थे, कुछ प्रश्न ग्रामर से थे, जैसे कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, वीडियोस की क्वालिटी के बारे में 2 शब्द भी लिखें। तो आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।